चैप्टर 1 रीइन्वेंटिंग ब्रिटेन 1603 के बाद का ब्रिटेन। इस अध्याय में साइमन शामा बताते हैं कि 1603 के बाद ब्रिटेन केवल एक नया राजा नहीं बल्कि एक नई पहचान की तलाश में प्रवेश करता है। रीइन्वेंटिंग ब्रिटेन का अर्थ है राजनीति, सत्ता, धर्म और राष्ट्रीय भावना का दोबारा गढ़ा जाना। एलिजाबेथ वन की मृत्यु के बाद इंग्लैंड एक ऐसे युग में प्रवेश करता है जहां पुराने संतुलन टूटने लगते हैं और नए संघर्ष जन्म लेते हैं। 1603 में जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड इंग्लैंड के भी राजा बने और जेम्स वन कहलाए। इस प्रकार पहली बार इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक ही राजा के अधीन आए। शामा बताते हैं कि ये केवल राजवंशीय परिवर्तन नहीं था बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग था। जेम्स स्वयं को ग्रेट ब्रिटेन का राजा मानते थे और चाहते थे कि दोनों देशों की अलग अलग पहचान एक संयुक्त राष्ट्र में बदल जाए। लेकिन वास्तविकता में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की राजनीतिक परंपराएं, कानून और धार्मिक दृष्टिकोण बहुत अलग थे। जेम्स वन का शासनकाल सत्ता के सिद्धांतों को लेकर विवादों से भरा था। वो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स में विश्वास करते थे, अर्थात राजा की सत्ता ईश्वर से आती है और उस पर कोई सांसारिक सीमाएं नहीं हो सकती। लेकिन इंग्लैंड में संसद पहले से ही एक मजबूत संस्था बन चुकी थी जो करों और कानूनों में अपनी भूमिका चाहती थी। शामा दिखाते हैं कि यहीं से राजा और संसद के बीच टकराव की नींव बढ़ती है। धर्म इस संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण आयाम था। जेम्स वन के समय इंग्लैंड औपचारिक रूप से प्रोटेस्टेंट था, लेकिन समाज में कैथोलिक, प्यूरिटन और अन्य धार्मिक समूह मौजूद थे। गन पाउडर प्लॉट 1605 जैसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि धार्मिक असहिष्णुता कितनी गहरी थी। शामा बताते हैं कि राजा की नीतियां किसी भी पक्ष को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाईं, जिससे असंतोष लगातार बढ़ता गया। इस अध्याय में शामा ये भी स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटेन की अवधारणा आम जनता के लिए स्वाभाविक नहीं थी। इंग्लैंड खुद को श्रेष्ठ मानता था, जबकि स्कॉटलैंड को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। भाषा, संस्कृति और आर्थिक असमानता ने इस संयुक्त पहचान को कमजोर बना दिया। इस प्रकार ब्रिटेन का पुनर्निर्माण ऊपर से थोपा गया विचार अधिक था, न कि नीचे से उभरी भावना। जेम्स के बाद चार्ल्स वन के शासन में ये संकट और गहरा गया। शामा संकेत देते हैं कि राजा की हठ धर्मिता, वित्तीय जरूरतें और संसद को दरकिनार करने की कोशिशें एक बड़े टकराव की ओर ले जा रही थीं। राजा बिना संसद के कर वसूलने लगे, जिससे ये प्रश्न और तेज हो गया, क्या राजा कानून से ऊपर है या कानून राजा से ऊपर है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण विषय है राज्य और जनता के रिश्ते में बदलाव। पहले जहां लोग राजा को प्राकृतिक और स्थायी सत्ता मानते थे, अब वे सवाल पूछने लगे थे। छापाखाने, उपदेशों और राजनीतिक पर्चों के माध्यम से विचार तेजी से फैलने लगे। शामा दिखाते हैं कि ये बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आगे चलकर गृह युद्ध की भूमिका तैयार करता है। अध्याय के अंत में शामा ये निष्कर्ष निकालते हैं कि रीइन्वेंटिंग ब्रिटेन एक असफल लेकिन निर्णायक प्रयास था। ब्रिटेन को एकीकृत करने की कोशिश ने उल्टा उसकी आंतरिक दरारों को उजागर कर दिया। फिर भी इसी संघर्ष से आधुनिक ब्रिटेन के मूल प्रश्न जन्म लेते हैं: सत्ता की सीमा, संसद की भूमिका, धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय पहचान। ये अध्याय आने वाले अध्यायों, गृह युद्ध, राजा की फांसी और संवैधानिक परिवर्तन के लिए आधार तैयार करता है। चैप्टर 2 गिव सीजर हिज ड्यू। राजा, संसद और आज्ञाकारिता का संकट। इस अध्याय में साइमन शामा ब्रिटेन के इतिहास के उस निर्णायक मोड़ को समझाते हैं जहां ये प्रश्न खुलकर सामने आता है: राजा को कितना अधिकार दिया जाए और कहां से उसकी सीमा शुरू होती है। गिव सीजर हिज ड्यू का अर्थ केवल कर देना या आज्ञा मानना नहीं है, बल्कि ये गहरे राजनीतिक और नैतिक संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें सत्ता, धर्म और कानून आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जेम्स वन के बाद चार्ल्स वन के शासनकाल में ये संकट और अधिक तीव्र हो गया। चार्ल्स स्वयं को ईश्वर द्वारा नियुक्त राजा मानते थे और मानते थे कि प्रजा का कर्तव्य है कि वो बिना प्रश्न किए राजा की आज्ञा माने। लेकिन इंग्लैंड में संसद की भूमिका पहले से ही मजबूत हो चुकी थी। कर लगाने, युद्ध के लिए धन जुटाने और कानून बनाने में संसद अपनी सहमति को आवश्यक मानती थी। यहीं से राजा और संसद के बीच टकराव स्थायी रूप लेने लगता है। शामा बताते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा कारण धन और कराधान था।
चार्ल्स वन को युद्धों और शाही खर्चों के लिए धन चाहिए था, लेकिन संसद उसकी नीतियों से असंतुष्ट थी। जब संसद ने सहयोग से इनकार किया तो राजा ने पुराने और विवादास्पद तरीकों से धन वसूलना शुरू कर दिया, जैसे फोर्स्ड लोन्स और शिप मनी। ये कदम कानूनी रूप से संदिग्ध थे और जनता में असंतोष फैलाने वाले थे। अब प्रश्न केवल पैसे का नहीं रहा, बल्कि अधिकारों का बन गया। धर्म इस संघर्ष को और जटिल बना देता है। चार्ल्स वन और आर्च बिशप विलियम लॉर्ड चर्च को अधिक अनुशासित और अनुष्ठानिक बनाना चाहते थे, जिससे बहुत से लोगों को ये कैथोलिक झुकाव जैसा लगा। प्यूरिटन्स को लगा कि राजा उनके धार्मिक विश्वासों को दबा रहा है। शामा बताते हैं कि इस दौर में राजनीति और धर्म पूरी तरह आपस में घुल मिल गए थे। राजा की नीतियों का विरोध करना धार्मिक कर्तव्य जैसा महसूस होने लगा। अध्याय में यह भी दिखाया जाता है कि आज्ञाकारिता की अवधारणा पर खुली बहस शुरू हो चुकी थी। बाइबल की पंक्ति गिव सीजर व्हाट इज सीजर्स अब विवाद का विषय बन गई। कुछ लोग मानते थे कि राजा को पूर्ण आज्ञाकारिता देना ईश्वर की इच्छा है, जबकि अन्य का तर्क था कि यदि राजा अन्याय करे तो उसका विरोध करना भी धार्मिक और नैतिक रूप से सही है। इस वैचारिक संघर्ष ने समाज को गहराई से बांट दिया। शामा बताते हैं कि चार्ल्स वन द्वारा पार्लियामेंट को बार बार भंग करना और लंबे समय तक बिना संसद के शासन करना, पर्सनल रूल, इस संकट को और बढ़ा देता है। राजा का ये व्यवहार ये दर्शाता था कि वो समझौते के बजाय नियंत्रण चाहता है, लेकिन इसके विपरीत जनता और संसद अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। राजनीतिक पर्चे, उपदेश और बहसें पूरे देश में फैलने लगीं, जिससे विरोध संगठित होने लगा। इस अध्याय में शामा ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये संघर्ष केवल लंदन या अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं था। कस्बों, चर्चों और गांवों तक ये बहस पहुंच चुकी थी कि कानून सर्वोच्च है या राजा। ये विचार की सत्ता की वैधता जनता की सहमति से आती है, धीरे धीरे आकार लेने लगा, जो उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था। अध्याय के अंत में शामा निष्कर्ष निकालते हैं कि गिव सीजर हिज ड्यू ब्रिटिश इतिहास का वो क्षण है जहां आज्ञाकारिता एक स्वाभाविक कर्तव्य नहीं रह जाती। लोग अब सत्ता को तर्क, कानून और नैतिकता की कसौटी पर कसने लगते हैं। यही वैचारिक परिवर्तन आगे चलकर इंग्लिश सिविल वॉर की नींव बनता है। राजा को कितना दिया जाए और क्या उससे अधिक देना अन्याय है, यही प्रश्न ब्रिटेन को हिंसा, क्रांति और अंततः संवैधानिक शासन की ओर ले जाता है। चैप्टर 3 लुकिंग फॉर लेवाइथन। गृह युद्ध, राज्य की खोज और शक्ति का नया रूप। इस अध्याय में साइमन शामा इंग्लैंड के इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे दौर, इंग्लिश सिविल वॉर और उस वैचारिक खोज को समझाते हैं जिसमें लोग एक ऐसे शक्तिशाली राज्य की तलाश में थे जो अराजकता को नियंत्रित कर सके। लुकिंग फॉर लेवाइथन शीर्षक सीधे थॉमस हॉब्स के विचार से जुड़ता है, जिसमें लेवाइथन एक ऐसे सर्वशक्तिमान राज्य का प्रतीक है जो समाज को टूटने से बचाए। चार्ल्स फर्स्ट और संसद के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब खुली हिंसा में बदल चुका था। शामा बताते हैं कि ये युद्ध केवल राजा और संसद के बीच नहीं था, बल्कि परिवारों, शहरों और चर्चों के भीतर भी बंटवारा पैदा कर रहा था। लोग ये तय करने को मजबूर थे कि वे राजा के पक्ष में हैं या संसद के। ये विभाजन सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर गहरा था। भाई भाई के खिलाफ, पिता पुत्र के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध की शुरुआती चरणों में राजा और संसद दोनों ही स्वयं को वैध सत्ता मानते थे। चार्ल्स फर्स्ट ये दावा करते थे कि ईश्वर ने उन्हें शासन का अधिकार दिया है, जबकि संसद ये तर्क देती थी कि वो जनता और कानून का प्रतिनिधित्व करती है। शामा बताते हैं कि इस संघर्ष ने ये स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैंड में सत्ता का स्रोत अब केवल परंपरा नहीं रहा, उसे तर्क और सहमति की आवश्यकता थी। इस अध्याय में न्यू मॉडल आर्मी की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये केवल एक सैन्य शक्ति नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक प्रयोग भी थी। सैनिक में पद योग्यता के आधार पर दिए जाते थे, न कि जन्म के आधार पर। सैनिक अपने नेताओं से सवाल पूछ सकते थे और धार्मिक स्वतंत्रता की मांग कर सकते थे। शामा दिखाते हैं कि इस सेना ने युद्ध को जीतने के साथ साथ समाज में समानता और अधिकारों की नई सोच को भी जन्म दिया। युद्ध के दौरान राजनीतिक विचारधाराएं तेजी से फैलने लगी। लेवलर्स जैसे समूहों ने सार्वभौमिक अधिकार, कानून के सामने समानता और प्रतिनिधित्व की मांग की। उनके लिए लेवाइथन का अर्थ एक न्यायपूर्ण और नियंत्रित राज्य था, न कि निरंकुश शक्ति। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग बढ़ती अराजकता से भयभीत थे और मानते थे कि केवल एक मजबूत, केंद्रीकृत सत्ता ही शांति ला सकती है। यहीं पर थॉमस हॉब्स का विचार सामने आता है।
शामा बताते हैं कि हॉब्स ने गृह युद्ध की हिंसा को देखकर ये निष्कर्ष निकाला कि यदि राज्य कमजोर हुआ तो समाज सबका सबके खिलाफ युद्ध में बदल जाएगा। इसलिए हॉब्स के लिए लेवायथन एक शक्तिशाली संप्रभु आवश्यक था, चाहे वो राजा हो या कोई और सत्ता। ये विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी और विवादास्पद था, क्योंकि ये परंपरागत राजशाही और उभरते डेमोक्रेटिक विचारों दोनों को चुनौती देता था। अध्याय का निर्णायक क्षण चार्ल्स फर्स्ट का मुकदमा और फांसी 1649 है। शामा इसे केवल एक राजा की मृत्यु नहीं बल्कि एक युग के अंत के रूप में देखते हैं। पहली बार इंग्लैंड में एक राजा को जनता के नाम पर दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया। ये घटना ये सिद्ध करती है कि सत्ता अब पवित्र और अछूती नहीं रही, उसे जवाबदेह बनाया जा सकता है। इसके बाद कॉमनवेल्थ और ओलिवर क्रॉमवेल का उदय होता है। शामा दिखाते हैं कि राजा के बिना शासन चलाना कितना कठिन था। क्रॉमवेल ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे ये प्रश्न फिर उठ खड़ा हुआ, क्या स्वतंत्रता के नाम पर स्थापित सत्ता भी निरंकुश हो सकती है? लोग अब फिर से एक स्थिर लेवायथन की तलाश करने लगे थे, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। अध्याय के अंत में शामा निष्कर्ष निकालते हैं कि लुकिंग फॉर लेवायथन ब्रिटेन की उस ऐतिहासिक घड़ी का वर्णन है जहां अराजकता और नियंत्रण के बीच संतुलन खोजा जा रहा था। ये अध्याय दिखाता है कि आधुनिक राज्य अचानक नहीं बना, बल्कि गृह युद्ध, विचारधाराओं और प्रयोगों की आग में तपकर आकार लिया। लेवायथन की ये खोज आगे चलकर संवैधानिक शासन और आधुनिक ब्रिटिश राज्य की नींव बनती है। चैप्टर 4 अनफिनिश्ड बिजनेस, क्रांति के बाद का ब्रिटेन और अधूरी विरासत। इस अध्याय में साइमन शामा ये स्पष्ट करते हैं कि इंग्लैंड में राजा की फांसी और गृह युद्ध की समाप्ति के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अनफिनिश्ड बिजनेस उस अधूरे काम की ओर संकेत करता है जिसे अंग्रेज क्रांति ने जन्म दिया था। सत्ता की सीमाएं तय करना, स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना और ये तय करना कि शासन किसके नाम पर चलेगा। ओलिवर क्रॉमवेल के शासन में इंग्लैंड एक गणराज्य बना, लेकिन शामा दिखाते हैं कि ये आदर्शवादी प्रयोग जल्द ही कठिनाइयों से घिर गया। क्रॉमवेल ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर निर्भरता बढ़ाई। देश को सैन्य जिलों में बांट दिया गया और शासन अधिक कठोर हो गया। जिन लोगों ने राजा के खिलाफ संघर्ष में स्वतंत्रता की कल्पना की थी, उन्हें अब एक नए प्रकार के नियंत्रण का अनुभव होने लगा। इससे ये प्रश्न उठता है, क्या राजा के बिना शासन वास्तव में अधिक स्वतंत्र होता है? धार्मिक स्वतंत्रता भी अधूरी रही। यद्यपि कई प्रोटेस्टेंट संप्रदायों को पहले से अधिक आज़ादी मिली, फिर भी कैथोलिकों और कुछ अन्य समूहों पर प्रतिबंध जारी रहे। शामा बताते हैं कि धर्म अब भी राजनीति का केंद्रीय तत्व था। क्रॉमवेल स्वयं धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमाएं खींची, जिससे असंतोष बना रहा। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद यह स्पष्ट हो गया कि गणराज्य की संस्थाएं स्थायी नहीं थीं। सत्ता का कोई स्वीकृत ढांचा नहीं था जो सेना, संसद और जनता तीनों को संतुष्ट कर सके। इसी अस्थिरता ने 1660 में राजशाही की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। चार्ल्स द्वितीय की वापसी को शामा केवल राजाओं की जीत नहीं मानते, बल्कि इसे थकी हुई जनता की शांति और स्थिरता की चाह के रूप में देखते हैं। हालांकि राजशाही लौट आई, लेकिन पुरानी व्यवस्था पूरी तरह वापस नहीं आई। चार्ल्स द्वितीय को यह स्वीकार करना पड़ा कि राजा अब पूर्ण निरंकुश नहीं हो सकता। संसद की भूमिका पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी। फिर भी सत्ता और अधिकारों का प्रश्न पूरी तरह सुलझा नहीं था। राजा और संसद के बीच अविश्वास बना रहा, विशेष रूप से धर्म और उत्तराधिकार को लेकर। अध्याय का अगला महत्वपूर्ण मोड़ है जेम्स द्वितीय का शासन। उसके कैथोलिक झुकाव और निरंकुश प्रवृत्तियों ने फिर से पुराने डर जगा दिए। लोगों को लगा कि क्रांति से जो कुछ सीखा गया था वो व्यर्थ जा रहा है। शामा बताते हैं कि इस भाई ने एक और परिवर्तन को जन्म दिया, लेकिन इस बार अपेक्षाकृत कम रक्तपात के साथ। 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन को शामा ब्रिटिश इतिहास का निर्णायक क्षण मानते हैं। जेम्स द्वितीय को हटाकर विलियम और मैरी को सत्ता सौंपी गई, लेकिन स्पष्ट शर्तों के साथ। बिल ऑफ राइट्स 1689 ने यह तय कर दिया कि राजा कानून से ऊपर नहीं है, संसद की सहमति के बिना कर नहीं लगाए जा सकते और नागरिक अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। ये क्रांति अधूरी जरूर थी, लेकिन इसने सत्ता के ढांचे को स्थायी रूप से बदल दिया। अध्याय में यह भी बताया गया है कि यह परिवर्तन केवल इंग्लैंड तक सीमित नहीं रहा। स्कॉटलैंड और आयरलैंड में इसके अलग-अलग और कभी-कभी हिंसक परिणाम हुए। विशेष रूप से आयरलैंड में, जहां सत्ता परिवर्तन ने धार्मिक और सामाजिक विभाजन को और गहरा कर दिया।
इस प्रकार ब्रिटिश राज्य की नई संरचना असमान और विरोधाभासी बनी रही। अध्याय के अंत में श्यामा ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अनफिनिश्ड बिजनेस ब्रिटिश इतिहास की स्थायी स्थिति को दर्शाता है। क्रांति ने निरंकुशता को समाप्त किया, लेकिन पूर्ण समानता या लोकतंत्र नहीं दिया। फिर भी इस अधूरेपन में ही आधुनिक ब्रिटेन की शक्ति निहित है, एक ऐसा राष्ट्र जो निरंतर बहस, सुधार और संतुलन के माध्यम से स्वयं को परिभाषित करता है। यही अधूरा काम ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा की सबसे बड़ी विरासत बनता है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और नई रोचक और रसप्रद किताब के साथ। और हाँ, हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।